नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर। पहले दिन आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। विशाखापट्टनम में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ओडिशा में आज से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 50 से अधिक देशों से जुटेंगे प्रवासी भारतीय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक। मालदीव के रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने, रक्षा परियोजनाओं समेत रक्षा सहयोग से जुड़े तमाम पहलुओं की होगी समीक्षा। एक देश एक चुनाव से जुड़े संशोधन बिल पर आज जेपीसी की पहली बैठक। विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति को देंगे जानकारी। और रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर वी नारायणन होंगे इसरो के नए चेयरमैन। 14 जनवरी को लेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम आज विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका के अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ विशाखापट्टनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री अनकापल्ली जिले के नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की नींव रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क से हजारों नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र के RIS सिटी की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। पीएम विशाखापट्टनम में एक रोड शो भी करेंगे। और अपने मंदिरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भुवनेश्वर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के लिए तैयार है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के लिए दुनिया भर से लोग ओडिशा पहुंचने लगे हैं। ओडिशा में पहली बार आयोजित हो रहा ये सम्मेलन कई मायनों में खास होने वाला है। प्रवासी भारतीय दिवस पर देखें हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये रिपोर्ट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का साक्षी बनने जा रहा है। ये पहली बार है जब ओडिशा इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में ओडिशा की संस्कृति और कला को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी संयुक्त रूप से युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में न्यूज वीक पत्रिका के CEO देव प्रगाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। The Indian diaspora has an important role to play in the vision of Viksit Bharat. It acts as a living bridge between their motherland and their adopted homeland. That is why the Government of India has chosen the diaspora's contribution to a Viksit Bharat as the overarching theme of the 18th Pravasi Bharatiya Divas. देश के विकास में प्रवासी समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई। हर वर्ष 9 जनवरी को इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें दुनिया के कोने कोने से हजारों प्रवासी भारतीय शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में 9 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं।
We will have ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia and South Africa, and big delegations of diaspora from several other countries, including from Malaysia, Mauritius, Oman, Qatar, UAE, UK and USA. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को समर्पित एक विशेष पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को वर्चुअल मोड में हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर भारत के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक यात्रियों को भ्रमण कराएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति विदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत करेंगे। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की ये थीम साफ दर्शाती है कि भारत अपने प्रवासियों को महज एक फायदेमंद समूह की तरह नहीं देखता, उनको भागीदारी देना चाहता है, बराबर की हिस्सेदारी देना चाहता है। 2047 तक विकसित भारत बनने के उस सपने को साकार होने की यात्रा में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस के मद्देनजर ओडिशा में शानदार इंतजाम किए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में प्रतिनिधियों की सहूलियत के लिए 5 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें, 10 हॉप ऑन हॉप ऑफ बसें और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की 25 बसों को हरी झंडी दिखाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में राज्य संग्रहालय में भारतीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली 9 नई गैलरी का भी उद्घाटन किया। और इधर मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मामून आज भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण, अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा उत्पादों की आपूर्ति भी शामिल है। भारत और मालदीव आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, भाषाई और जातीय संबंध साझा करते हैं। मालदीव भारत की पड़ोस पहले नीति में एक विशेष स्थान रखता है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाना है। दोनों देश आईओआर की सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री 10 जनवरी 2025 तक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। भारत प्रवास के दौरान वो गोवा और मुंबई भी जाएंगे। इधर एक देश एक चुनाव को लेकर गठित की गई संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी की आज पहली बैठक होगी। ये बैठक जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। इस समिति में कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनीष तिवारी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा शामिल हैं। इसके अलावा समिति में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जदयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आपके संजय सिंह और तृणमूल के कल्याण बनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों के सदस्यों को शामिल किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान 129वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया था, जिस पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वोटिंग की गई। वोटिंग के बाद आए नतीजों के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया था। इस समिति का उद्देश्य एक देश एक चुनाव बिल पर विचार विमर्श कर संसद में रिपोर्ट पेश करना है। वहीं वरिष्ठ अंतरिक्ष विज्ञानी और क्रायोजेनिक इंजन के विशेषज्ञ वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष होंगे। नारायणन इसरो के मौजूदा प्रमुख एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ इस महीने की 14 जनवरी को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वी नारायणन अभी तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के तरल प्रणोदन केंद्र के निदेशक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नारायणन के इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के तौर पर नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक नारायणन की इस पद पर नियुक्ति आगामी 14 जनवरी से 2 साल या अगले आदेश तक प्रभावी होगी।
बिहार में पहली बार किसी विदेशी को सीएए कानून के तहत भारतीय नागरिकता मिली है। केंद्र सरकार ने भोजपुर की रहने वाली एक महिला को 40 सालों के इंतजार के बाद भारत की नागरिकता दी है। इस खबर के बाद हिंदू परिवारों की आस बढ़ी है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान जैसे देशों से आकर भारत में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में सीएए के तहत मिली पहली नागरिकता। सीएए के तहत बांग्लादेशी महिला को दी गई भारत की नागरिकता। सुमित्रा बिहार की पहली महिला जिन्हें सीएए से मिली भारतीय नागरिकता। 40 साल तक वीजा पर रह रही थीं बांग्लादेश की सुमित्रा। सुमित्रा ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है अत्याचार। बांग्लादेश में रहने वाली सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा की शादी 40 साल पहले बिहार के परमेश्वर प्रसाद से हुई। सुमित्रा जब 5 साल की थीं, तब 1970 में अपनी बुआ के घर बांग्लादेश चली गई थीं। उन्होंने वहां 10वीं तक पढ़ाई की। उस दौरान वो बांग्लादेश के राजशाही नामक जगह पर रहती थीं। बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई देखना पसंद नहीं करता था और अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था। सुमित्रा बांग्लादेश से 1985 में भारत आ गईं। इसके बाद कभी बांग्लादेश लौटकर नहीं गईं। बिहार से ही शादी हुई और उनकी 3 बेटियां भी हैं, मगर उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। ऐसे में हर साल उन्हें अपना वीजा एक्सटेंड कराना पड़ता था। सुमित्रा का 40 साल का इंतजार नरेंद्र मोदी सरकार में खत्म हुआ। भारत सरकार के सीएए कानून के तहत उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। भारतवासी के जितना अधिकार बन चुका है उतने के मुताबिक बराबर के हकदार हम बन गए एवं भारतवासी के साथ हम अच्छा से रह सकते हैं। साल 2010 में बैकबोन कैंसर की वजह से सुमित्रा के पति परमेश्वर प्रसाद की मौत हो गई। इसके बाद हर साल वीजा लेने में परेशानी होती थी। सुमित्रा की सबसे छोटी बेटी ऐश्वर्या प्रसाद ने नवंबर 2024 में सीएए के तहत आवेदन दिया था। 2 महीने के अंदर ही बेटी की कोशिश के बाद मां को भारत की नागरिकता मिल गई। 2019 में जो एक्ट आया था वो बहुत जरूरी था। अगर नहीं मिलता तो फिर माँ को वहाँ बांग्लादेश जाना पड़ता। वहाँ पर परिस्थिति वैसा नहीं था। ये कानून आने के बाद ये हम लोग आश्वस्त हो गए कि अब हमारी सासू में है, उनको अब नागरिकता यहाँ का मिल जाएगा। सुमित्रा की सबसे छोटी बेटी ऐश्वर्या बताती हैं कि अगर ये कानून नहीं होता तो शायद कभी उनकी माताजी को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। नागरिकता नहीं होने से उन्हें गैस का कनेक्शन तक लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और साथ ही आसपास के लोग भी कई बार परेशान करते थे। बिहार में भारत की नागरिकता सीएए के द्वारा मिलने का ये पहला मामला है। ऐसे लोगों को इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी जो दूसरे देश के हैं और बिहार में शरण लेकर रह रहे हैं। समझा जा रहा है कि अब वो लोग भी सीएए के द्वारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस कुछ दिनों बाद प्रयागराज में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। अब तक हजारों साधु संत यहां पहुंच चुके हैं और कुछ अखाड़े भी अभी पहुंचने की प्रक्रिया में है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गौ माता को सम्मान देने के लिए सबसे बड़े महायज्ञ का भी आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला। महाकुंभ आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड तैयार। महाकुंभ में गौ माता के सम्मान के लिए महायज्ञ का आयोजन। 1100 पुजारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए करेंगे महायज्ञ। महायज्ञ 1 महीने तक रोजाना 9 घंटे चलेगा। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड तैयार किया जा रहा है। यहां 1100 पुजारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए महायज्ञ करेंगे। महाकुंभ मेले के सबसे बड़े यज्ञ कुंड से महाकुंभ की भव्यता उजागर होती है। ये यज्ञ कुंड भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यहां 1100 पुजारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए महायज्ञ करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित किए जा रहे इस मंडप में 324 कुंड और 9 शिखर हैं। ये यज्ञ 1 महीने तक चलेगा।
प्रतिदिन 9 घंटे तक यज्ञ में आहुति दी जाएगी। सबसे बड़ा यज्ञ इसी परिसर में होने वाला है, जिसमें 324 कुंड होंगे और 9 शिखर हैं ऊपर से। और यज्ञ का क्रम ये रहेगा कि पंचदेव गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य जी की बनाई परंपरा के अनुसार हम पंचदेवोपासक हैं। तो सबसे पहले अति गणपति याग, अति सूर्य याग, अति विष्णु याग, अति रुद्र याग, फिर समापन में भगवती की उपासना की जाएगी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी की, चंडी, दुर्गा, भवानी की और गौ माता की उपासना की जाएगी। ये 1 महीने तक चलेगा। लगभग 1100 पुरोहित इस यज्ञ में प्रतिदिन सम्मिलित होंगे। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस दौरान संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं। महाकुंभ के प्रारंभ से पहले कई कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक महिला कलाकार ने महाकुंभ के लिए अमृत कलश की पेंटिंग बनाई है। इस अमृत कलश पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें लाखों बार भगवान राम का नाम लिखा है। ये मैंने कुंभ कलश बनाया है और ये महाकुंभ को समर्पित करने के लिए मैंने ये कुंभ कलश बनाया है और इसमें लाखों बार राम लिखा होगा। राम लिख करके मैं क्योंकि पेंटिंग्स बनाती हूँ। प्रयागराज महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस कुछ दिनों बाद प्रयागराज में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। अब तक हजारों साधु संत यहां पहुंच चुके हैं और कुछ अखाड़े भी अभी पहुंचने की प्रक्रिया में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महाकुंभ में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए एक एकीकृत कमांड सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हम इसी कमांड सेंटर में मौजूद हो, जहां आप देखिए मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। अलग अलग जो सेक्टर बांटे गए हैं उनकी पूरी निगरानी इसी कमांड सेंटर से हो रही है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच जो तालमेल है वो यहीं से हो रहा है। इस बार पहली बार महाकुंभ में ऐसा हुआ है कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक एआई की आप बात कर रहे हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें लगभग 2700 कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से बहुत सारे कैमरा एआई इनेबल्ड हैं और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो कोई बैरियर ब्रीच होता है या क्राउड डेंसिटी एक संख्या से ज़्यादा बढ़ती है या कोई इंसिडेंट होता है, कहीं पे फायर दिखाई देती है, स्मोक दिखाई देती है, तो ये एआई इनेबल्ड सिस्टम एक रेड फ्लैग हमें देगा और उसके अनुसार हम त्वरित रिस्पांस देते हुए अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। ये भी खबर आ रही है कि पूरा सब कुछ डिजिटल हाजिरी की जा रही है, वो भी चाहे पुलिस वालों की जो उनको जहां होंगे स्कैन से हाजिरी हो जाएगी। इस तरह के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई गई इस बार महाकुंभ में। जी हाँ, ये सीसीटीवी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा पुलिस ऐप भी विकसित की गई है, जिसके माध्यम से पुलिस वालों को जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, एसओपीज हैं, स्कीम्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे कंटिजेंसी स्कीम्स हो, आपदा से संबंधित हो, उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। और साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि उनके अटेंडेंस के बारे में और जो कोई लॉस्ट एंड फाउंड होता है उससे भी इंटीग्रेट करते हुए अन्य सुविधाएं भी उस ऐप पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, वो किस बात का ध्यान रखें, चूंकि करोड़ों लोग आएंगे यहाँ महाकुंभ में? अपनी आस्था को के क्रम में यहाँ पर महाकुंभ में दर्शन करें, स्नान करें। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जो हमारी तरफ से जो कुछ गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी को लेके है, जहाँ भी वो कैंप करते हैं, उन चीज़ों को हम चाहेंगे कि वो ध्यान रखें। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है, उस पर पुलिस अपनी पैनी नज़र रखी हुई है और अन्य एजेंसियों को भी, जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, वो भी इसमें रहेंगे। और हर नागरिक से हमारी अपील होगी कि वो अपने आसपास भी ध्यान रखें और अगर कोई चीज़ संदिग्ध पाई जाती है तो निकटम पुलिस थाने को, निकटम पुलिस यूनिट को संपर्क करें। महाकुंभ में सुरक्षा की तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पूरा इंटीग्रेटेड
कमांड सिस्टम बनाया गया है, जहां से सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है और तमाम जो कैमरे लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से वो एआई इनेबल्ड हैं। तो इस पहली बार महाकुंभ में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की भी उम्मीद है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई द्वार बनाए गए हैं। इस द्वार के निर्माण करने के लिए कई जगहों से लोग पहुंचे हैं। इन द्वार निर्माताओं से बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। महाकुंभ नगर जब आप प्रवेश करेंगे, जो मुख्य रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर कोई न कोई द्वार मिलेगा। उसकी तैयारी सरकार ने पहले से की है कि एक तो चिन्हांकन हो जाए, दूसरा थोड़ी भव्यता दिखे। उस पर काम करने वाले जो इस द्वार का निर्माण कर रहे हैं उन लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह इसका निर्माण करते हैं। कहाँ से आए हैं आप और किस तरह इसका निर्माण शुरू किया है आपने? हम लोग बनारस से आए हैं। इसका निर्माण कई मुख्य द्वारों पे है। डमरू द्वार है, कल्पवृक्ष द्वार है, समुद्र मंथन है और आपका लोगो द्वार है। इतने द्वारे बने हैं, 10 द्वार है सब। कितने लेबर लगा के रखे हो? 35 लेबरें लगे हैं, जिसमें से सब साइड पे काम चल रहा है। कितने कंप्लीट हो गए, कितने शेष बचे हैं? अभी 6-7 कंप्लीट हुआ है, 2 और बाकी है। वो 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी। 2-3 दिन में? हाँ। तो क्या जिस तरह डिजाइन होता है, कैसे डिजाइन कट के आता है, कैसे? सब यहाँ कारपेंटर भी लगे हैं, कुछ MDF है जो मशीन से कट के आते हैं, कुछ अपने से भी काटते हैं। हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं, एकदम लगा के डिजाइन काटते हैं। जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि जिस नगर में प्रवेश कर रहे हैं ये 10 द्वार वाला महाकुंभ नगर है जिसमें प्रवेश कर रहे हैं और आस्था विश्वास के साथ आप आइए। महाकुंभ नगरी आपका स्वागत कर रही है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो तैयारियों के साथ साथ महाकुंभ 2025 के लिए अखाड़ों के साधु संत भी पहुंच रहे हैं। देश विदेश से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में इटली से आए अटल अखाड़े की साध्वी से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ में अखाड़ों में साधु संत पहुंच चुके हैं। संगम मेला स्थल पर हम इस वक्त मौजूद हैं, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा में, और हमारे साथ एक साध्वी मौजूद हैं जो इटली से आई हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए पहले दर्शकों को। ओम नमो नारायण। मेरा नाम तो अंजनी गिरी है और मैं तो अतल अखाड़ा का महात्मा हूँ। कब आई आप यहाँ इटली से महाकुंभ में शामिल होना? अभी तो हम तो आया 2 महीना पहले। तो पहले तो बहुत काम है, ये तो सब तैयार करना पड़ेगा, तो बहुत काम है। यहाँ अखाड़े में आप आई, महाकुंभ के बारे में थोड़ा सा बताएं आप लोग, क्या महत्ता है? जो विदेशी साधु, जो विदेश में साधु रहते हैं सनातन को मानने वाले, उनके अंदर क्या जहन में रहता है कि वो चले आते हैं महाकुंभ में दर्शन करने, यहाँ हिस्सा लें? तो भगवान तो एक ही है, तो कोई विदेशी या फिर नहीं है, तो सब एक ही है। आत्मा परात्मा तो एक ही है। इसलिए तो और महाकुंभ तो एक भगवान की मेला है, 12 भगवान की मेला है, तो 12 साल के बाद आएगा, तो इसलिए तो सब लोग आना पड़ेगा। सनातन को लेकर हम देख रहे हैं दुनिया भर में उस एक बढ़ रहा है, तमाम धर्मों में लोग उत्सुकता बढ़ रही है, सनातन से जुड़ रहे हैं। तो आप किस तरह से देखती हैं? आप इटली में रहती हैं, किस तरह से वहाँ देख रही हैं? वहाँ से लोग कैसे देख रहे हैं महाकुंभ के बारे में? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है यहाँ पर। जो देखो भगत, हम तो मेरी काम देखते हैं। क्यों? तो हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो मेरा काम है, मेरा कर्म है, मेरे साथ रहेगा। कोई दूसरा तो कोई फायदा नहीं है, उसके पास रहेगा। तो उस दिन उस जा रहे हैं तो उसके पास जा रहे, उसके साथ जा रहे हैं। इसलिए तो अच्छी काम करना पड़ेगा, अच्छी सोचना, अच्छी बोलना, प्रेम से, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? तो भगवान सब देखते हैं। तकरीबन 40 दिनों तक ये पूरा महाकुंभ रहना है। और अब आप यहाँ पर आ चुकी हैं, तो क्या जेहन में चल रहा है कि 12 साल बाद इस तरह का मौका आता है? और इस बार तो कई वर्षों बाद ये शुभ मुहूर्त आया है जब प्रयागराज में, तीर्थों के राजा प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। तो हम किस तरह से आप उसे देख?
परिवार का मीटिंग है, पूरा इंडिया का परिवार आते हैं, यहाँ से सब साधु आते हैं, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत खुशी है, सब मिलते हैं, तो बढ़िया है। सब पुराना महात्मा आते हैं, तो अच्छा है। अखाड़ों में साधु संत आए हैं, देश से, अलग अलग राज्यों से और दुनिया भर से भी साधु संत पहुंच रहे हैं अखाड़ों में। तो महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम दौर में है और लोग इंतजार कर रहे हैं जब औपचारिक तौर पर महाकुंभ की शुरुआत होगी, पहले अमृत स्नान से। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और इधर श्रीलंका में 12 जनवरी से शुरू होने वाली क्रिकेट की दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डीडीसी अध्यक्ष रोहन जेटली ने टीम इंडिया को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दिव्यांग के खिलाड़ियों को जड़ से मजबूती देने की कड़ी में कई और कदम समय के साथ देखने को मिलेंगे। डीडीसी अध्यक्ष रोहन जेटली से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप सुनिए ये खास बातचीत और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रोहन, कैसे देखते हैं स्पीडी चैंपियंस ट्रॉफी को और क्या कुछ लगता है कि अब फिजिकली डिसेबल्ड के लोगों के लिए किस तरह का प्रयास जो है वो सामने है? देखिए, जो डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट है उसमें जो अलग अलग बैनर्स में क्रिकेट होता है, उसको अब जब से मेन स्ट्रीम क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस उसको कंट्रोल कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, तो उसमें एक बहुत बदलाव आया है। बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। जब से 5 साल से बीसीसीआई के अंडर एम्बिट में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट आया है, कमेटी फॉर्म हुई है। अब जय शाह जी जो अभी आईसीसी चेयरमैन है, जब बीसीसीआई सेक्रेटरी, उन्होंने अपने टेन्योर में बहुत पुश किया डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट को, और इस चीज़ को देखते हुए बहुत स्टेट्स ने आगे मोटिवेट किया, और उसका आज हम एक रिजल्ट देख रहे हैं जहाँ पे आपकी टीम्स जा रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं टॉप नॉच परफॉर्मेंस के बाद विनर्स रनर अप की कैटेगरी में बन के वापस आती हैं। सो इस चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है, इसमें बस हम यही होप करेंगे कि भाई डिजायर्ड रिजल्ट के साथ ये विजेता बनकर वापस आए, और इनको देख के जो बच्चे इस कैटेगरी में आगे खेलना चाहते हैं उनको एक इनकरेजमेंट मिले कि आके वो पार्टिसिपेट करें और आगे देश के लिए खेलें। डीडीसीए की ओर से हाई परफॉर्मेंस टैलेंट की भी बात कही गई है, तो उस कड़ी में कितने आगे बढ़े पाए हैं? देखिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका एक प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया, वेयर आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटीज़ चल रही हैं, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। तो ये थे रोहन जेटली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का जो टैलेंट है उसको एक हंट की भी जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, और उस कड़ी में देश जो है वो लगातार जो है वो खुद को आगे बढ़ा रहा है, और साथ ही डीडीसीए जो है वो इस दिशा में अपने आप को तेज़ी से सामने रख रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।